हेलो फ्रेंड्स, अकाउंट्स एंड फाइनेंस गुरुकुल चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अंजनी कुमार मिश्रा और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिएगा। क्लास 11 बिजनेस स्टडीज, चैप्टर नंबर 1 बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स, उसका ये क्लास नंबर 1 है। ठीक है, तो ये चैप्टर शुरू करने से पहले क्लास 11 का ये पहला हमारा वीडियो है, तो इसको शुरू करने से पहले हम डिस्कस करेंगे कि बिजनेस स्टडीज आप पढ़ क्यों रहे हैं। इसमें आपको स्टडी करवाया जाएगा क्या, बिजनेस के बारे में। ठीक है, यानी कि बिजनेस करना आप सीखेंगे। ठीक है, बिजनेस करना थ्योरेटिकली आप सीखने वाले हैं। देखिए, ये वैसे तो सब्जेक्ट थ्योरी है, ठीक है, लेकिन इसका प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन ज्यादा है। यानी आसपास में जो भी बिजनेसेस हो रहे हैं आपके आसपास में, उन सभी को प्रैक्टिकली एज ए एग्जांपल आप सेट कर सकते हैं इस सब्जेक्ट में। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस क्लास 11 का आपका जो सिलेबस है पूरा एक बार ओवरव्यू देखते हैं उसको। ठीक है, ये है कंटेंट वाला। ठीक है, कंटेंट है ये। इसमें टोटली आपके पूरे सिलेबस को इन्होंने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, 2 पार्ट में। पार्ट 1 को बोला इन्होंने फाउंडेशन ऑफ बिजनेस, ठीक है, और पार्ट 2 को इन्होंने क्या बोला है, कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन, फाइनेंस एंड ट्रेड। ठीक है, यहाँ पे आपको सिखाएंगे फाउंडेशन कैसे डाला जाता है बिजनेस का, और यहाँ पे कुछ बेसिक्स बताएंगे कि बिजनेस में फाइनेंस कहाँ से आता है, ठीक है, और ट्रेड कैसे कैसे होता है। तो अच्छा, मैंने सिलेबस भी डिस्कस किया हुआ है, तो उसका भी वीडियो मैंने अपलोड किया है कि सेशन 2020-21 यानी जिनका एग्जाम मार्च 21 के आसपास होने वाले हैं, उनके सिलेबस मैंने डिस्कस किए हुए हैं इस वीडियो से जस्ट पहले, तो आप एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा उसको। अच्छा, पार्ट 1 में इन्होंने 6 चैप्टर डाला है, 1 2 3 4 5 6, और पार्ट 2 में 5 चैप्टर है, 7 8 9 10 और 11। ठीक है, तो ये वीडियो में हम मेनली कवर करेंगे बिजनेस, ट्रेड और कॉमर्स। इस चैप्टर से मेनली 3 क्लासेस आएंगे, 3 वीडियोस आएंगे। ठीक है, तो हम नंबर 1 वीडियो शुरू करते हैं अब। ठीक है, तो ये है आपका चैप्टर नंबर 1 बिजनेस, ट्रेड एंड कॉमर्स। ठीक है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव बाद में देखेंगे। ठीक है, आप बेसिक आप पढ़ लीजिएगा। तो सबसे पहले ये क्या करेंगे, देखिए, ये इन्होंने एक केस स्टडी दिया है, एक बार देखते हैं क्या बोल रहा है। इमरान, मनप्रीत, जोसेफ एंड प्रियंका हैव बीन क्लासमेट इन क्लास 10th। ठीक है, आफ्टर देयर एग्जाम्स आर ओवर दे हैपन टू मीट एट अ कॉमन फ्रेंड्स रुचिका's हाउस। ठीक है, यानी ये चारों दोस्त हैं, वो सब अपने कॉमन फ्रेंड रुचिका के घर पे मिलने आए हैं आफ्टर देयर एग्जाम। जस्ट व्हेन दे वर शेयरिंग देयर एक्सपीरियंस ऑफ एग्जामिनेशन डेज, रुचिका's फादर रघुराज चौधरी इंटरवीन्स एंड आस्क्स अबाउट देयर वेलबींग। जब भी वो सभी बातें कर रहे थे पांचों, तो रुचिका के पापा आते हैं और उनको सबसे हाय हेलो करते हैं। ही ऑल्सो इंक्वायर्स अबाउट देयर कैरियर प्लान, और वो उन सभी से क्या पूछते हैं कि आगे का क्या स्ट्रेटेजी है, यानी आफ्टर क्लास 10th क्या करना। बट नॉन ऑफ देम हैड अ डेफिनेट रिप्लाई, किसी के पास डेफिनेट रिप्लाई नहीं था। वैसे भी क्लास 10th में बच्चों का एज उतना नहीं मैच्योर, उतना वो नहीं हो पाता कि वो डिसाइड कर पाए। रघुराज हु हिमसेल्फ इज अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन, रघुराज जो खुद में ही सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे, उन्होंने बोला टेल देम दैट अबाउट बिजनेस एज ए कैरियर अपॉर्चुनिटी। उनको क्या बताया, बिजनेस भी एक कैरियर अपॉर्चुनिटी है। आज भी अगर कोई बोले कि बिजनेस एज ए कैरियर अपॉर्चुनिटी, तो बहुत लोग उसको नेगेटिव ले लेते हैं। बिजनेस में कैरियर कोई विश्वास ही नहीं करता। यहाँ तक कि लोगों के माइंडसेट में आज ये है कि बिजनेस करना इज अ सब्सटीट्यूट ऑफ नॉट डूइंग एनीथिंग, यानी लाइफ में अगर आप कुछ नहीं कर पाए तो आप बिजनेस करने जाओ। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता। जोसेफ गेट्स एक्साइटेड बाय द आइडिया एंड सेज यस बिजनेस इज रियली गुड फॉर मेकिंग लॉट्स ऑफ मनी। तो जोसेफ एक्साइट हो गया और उसने क्या बोला, हाँ सही बात है, बिजनेस में पैसा बहुत है। रघुराज टेल्स देम दैट देयर इज अ लॉट मोर टू बिजनेस देन मेरली मनी। बिजनेस में केवल पैसा ही नहीं, उसके अलावा बहुत कुछ है, उसके अलावा भी बहुत कुछ है, यानी पैसा तो है ही, उसके अलावा और भी बहुत कुछ है बिजनेस। तो बिजनेस एक्टिविटीज लीड टू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री, ही एडेड। बिजनेस एक्टिविटीज के थ्रू ही अल्टीमेटली जो इकोनॉमी पूरा देश चलता है, वो अल्टीमेटली किसके थ्रू चलता है, बिजनेस के थ्रू। यानी किसी देश का ग्रोथ और डेवलपमेंट इस पे डिपेंड करता है कि उस देश में कितना बिजनेस। ठीक है, ही एडेड, ही फर्दर टेल्स देम that the roots of business activity can be traced back to ancient time। और ये बिजनेस जो हो रहा है वो बहुत
पुराने समय से हिस्टोरिकली चलते आ रहा है। हाउ ट्रेडिंग हेल्प्स इन प्रॉस्पेरिटी ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, और कैसे इंडियन सब कॉन्टिनेंट यानी इंडिया और आसपास के जो देश हैं उसमें कैसे बिजनेस से ट्रेडिंग के थ्रू कैसे प्रोस्पेरिटी आया। प्रियंका सेड दैट दे हैव रेड अबाउट द सिल्क रूट, कि सिल्क रूट के बारे में उसने पढ़ा है हिस्ट्री के अंदर, ठीक है, हिस्ट्री टेक्स्ट बुक के अंदर। रघुराज देन गेट्स बिजी विथ हिज डे टू डे टास्क, उसके बाद वो उसके पापा चले जाते हैं। However, the four classmates begin raising question, और उसके बाद उन चारों दोस्तों के दिमाग में क्वेश्चन रेज हो जाता है और वो सोचने लगते हैं। The conversation of the four classmates focused on how trading activity were conducted during the ancient time, कि पहले हिस्टोरिकली कैसे हुआ करता था, क्योंकि उन्होंने अपने हिस्ट्री वाले क्लास 10th में सिल्क रूट के बारे में पढ़ा था, तो उसके थ्रू उन्होंने बात करना शुरू किया। How far can the roots of trading activities be traced, उन्होंने सोचा कि कहाँ, मतलब कभी तो शुरू हुआ होगा, तो वो ट्रेस करना चाहते थे कब शुरू हुआ था, इसका रूट कहाँ पे है। Why was Indian subcontinent referred to as स्वर्ण भारत एंड स्वर्ण द्वीप, यानी जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट था उसको स्वर्ण भारत और स्वर्ण द्वीप क्यों बोला जाता था एंशिएंट में। By then travelers to India, जो इंडिया में उस टाइम आते थे। What made Columbus and Vasco da Gama undertake journey to locate India, और क्या ऐसा कोलंबस और वास्को डी गामा को दिखा कि उन्होंने इंडिया ढूंढने का, इंडिया का जर्नी किया और उसको ढूंढा। दे डिसाइडेड टू मीट द कॉमर्स टीचर ऑफ देयर स्कूल, और इसी क्वेश्चंस के साथ वो अपने स्कूल के कॉमर्स टीचर से मिले टू फाइंड आउट द आंसर्स, और इसके आंसर्स ढूंढने के लिए। सच क्वेश्चन अबाउट द डेवलपमेंट, नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। ओवरऑल ये एक एक्साइटमेंट जगा रहा है आपके अंदर की बिजनेस में कुछ है, ठीक है। नॉर्मली क्या लिया जाता है कि कॉमर्स बिजनेस इज नथिंग, ठीक है, मतलब मार्केट में ये ट्रेंड है कि साइंस आफ्टर दैट कॉमर्स, लेकिन ऐसा नहीं होता। एवरीथिंग, वेदर इट बी साइंस, वेदर इट बी कॉमर्स और वेदर इट बी आर्ट्स, बोथ आर ऑन सिमिलर प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो सभी का अपना एडवांटेज है, सबका अपना डिसएडवांटेज है, ठीक है। तो अब हम चैप्टर को मेनली शुरू करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। ऑल ह्यूमन बीइंग wherever they may be require different types of goods and services to satisfy their need. As usual, simple meaning है सभी को goods और services का जरूरत पड़ता है उनके जरूरतों को पूरा करने के लिए, ठीक है, satisfy करने के लिए। The necessity of supplying goods and services has led to certain activity being undertaken by people to produce and sell what is needed by others, ठीक है। Business is major economic activity in all the modern societies concerned, as it is concerned with production and sales of goods and services required by the people. जो बिजनेस होता है is a type of economic activity। आगे चल के हम पढ़ेंगे एक्टिविटी दो टाइप का होता है, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक, ठीक है। तो इकोनॉमिक के अंदर क्या आता है, बिजनेस। The purpose behind most business activity is to earn money by meeting people's demands for goods and services। पर्पस क्या होता है बिजनेस करने का, बिजनेस करने का एकमात्र पर्पस होता है क्या, पैसा कमाना। और पैसा कैसे कमाना, लोगों के डिमांड पूरा करके, ठीक है, यानी उनके डिमांड को सेटिस्फाई करके। बिजनेस इज सेंट्रल टू आवर लाइफ्स, बिजनेस हर जगह हम देखेंगे, यानी हमारे आसपास बहुत बिजनेस होता है। ऑल्दो आवर लाइव्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय मेनी अदर इंस्टीट्यूशंस इन मॉडर्न सोसाइटी सच एज स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल, पॉलिटिकल पार्टी एंड रिलीजियस बॉडीज, बिजनेस हैज मेजर इन्फ्लुएंस ऑन आवर डेली लाइफ। It therefore becomes important that we understand the concept, nature and purpose of business, यानी हम ये पढ़ने वाले हैं। The chapter is divided into two sections। इस चैप्टर को यानी चैप्टर 1 बिजनेस, ट्रेड एंड कॉमर्स को इन्होंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया। सेक्शन 1 डील्स विद द हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। सेक्शन 1 में डील होगा क्या कि ये ट्रेस बैक करेंगे कि हिस्ट्री में क्या हुआ करता था, कैसे कैसे ट्रांसफॉर्म हुआ ट्रेड और कॉमर्स, ठीक है, इंडिया में। और सेक्शन 2 में डील करेंगे विद द कांसेप्ट, नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस, ठीक है। तो इस वीडियो में हम मेनली क्या कवर करेंगे, सेक्शन 1 के बारे में, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम सेक्शन 1 हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, यानी इंडिया में कहां से जनरेट होता है ट्रेड और कॉमर्स, हिस्ट्री उसका, ठीक है। द इकोनॉमिक एंड कमर्शियल इवोल्यूशन ऑफ एनी लैंड डिपेंड्स अपॉन द फिजिकल इन्वायरमेंट, ठीक है। This stands true for the Indian subcontinent as a whole. The economic and commercial evolution of any land depends upon the physical environment. ठीक है, this stands true for the Indian subcontinent as a whole, which has Himalaya in the north, bordered by water in the south. देखिए, किसी देश का environment कैसा होगा, उसके physical environment
पे डिपेंड करता है, लैंड, ठीक है, यानी वो किस क्षेत्र में यानी कि वो जो कंट्री है, कंट्री एट लार्ज जो है वो किस जगह पे प्लेनेट के, अर्थ प्लेनेट के किस जगह पे एग्जिस्ट करता है, उस पर डिपेंड करता है कि उसका इकोनॉमिक और कमर्शियल वैल्यू ऑफ उसका लैंड क्या है, ठीक है। तो इंडिया में बहुत ही अच्छा सिचुएशन है, क्या, नॉर्थ में कौन है, हिमालय, और साउथ में क्या है, बॉर्डर्ड बाय वाटर्स। अ नेटवर्क ऑफ रोड्स मर्जिंग इनटू सिल्क रूट help in establishing commercial and political contacts with adjoining foreign kingdoms and empires of Asia, ठीक है, इन पर्टिकुलरली एंड द वर्ल्ड इन जनरल। देखिए, एक सिल्क रूट हुआ करता था, ठीक है, यानी मेनली ये किस चीज के पर्पस के लिए था, कमर्शियल पर्पस के लिए यूज हुआ करता था, और इंडिया इस रूट के अंदर ही आता था। तो यही बोला जा रहा है कि बहुत पुराने समय से ही इसी वजह से इंडिया में कॉमर्स और ट्रेड बहुत हावी था, ठीक है। द मैरीटाइम रूट लिंक्ड द ईस्ट एंड वेस्ट बाय सी एंड वेयर यूज्ड फॉर ट्रेड ऑफ स्पाइसेस एंड नॉन एज स्पाइस रूट, ठीक है। एक मैरीटाइम रूट है, उसमें क्या हुआ था, ईस्ट और वेस्ट बाय सी कनेक्टेड था हमारा, ठीक है, यानी कि ये जो इंडिया का लोअर पार्ट है वो इधर से लोग इधर इजीली सी रूट के थ्रू आ जाते थे, क्योंकि इधर हमारा बे ऑफ बंगाल है और इधर हमारा अरेबियन सी था, ठीक है। तो इसके थ्रू क्या हुआ करता था, इसके थ्रू हमारा जो, जैसे आपको पता है इंडिया में स्पाइसेस यानी मसाले बहुत ट्रेडिशनल होते हैं, और बहुत पुराने टाइम से ही मसाले यहाँ के बहुत फेमस है, ठीक है। तो इसी वजह से इस रूट को क्या बोल दिया गया, स्पाइस रूट। ड्यू टू द फ्लो ऑफ वेल्थ थ्रू दिस रूट द चीफ किंगडम, important trade center and the industrial belt flourished, which in turn further facilitated the progress of domestic and international trade in ancient India। और इसी वजह से यही सब एडवांटेजेस है जिसकी वजह से इंडिया में प्रोग्रेस हुआ डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ट्रेड का, ठीक है। Trade and commerce have played a vital role in making India to evolve as a major actor in the economic world in ancient times। Since कि इंडिया में ट्रेड और कॉमर्स ज्यादा था, इसीलिए एंशिएंट इंडिया में पहले इकोनॉमिक मेजर एक्ट प्ले किया इंडिया ने इकोनॉमिक वर्ल्ड में, ठीक है, एंशिएंट टाइम पे, ठीक है। आर्कियोलॉजिकली एविडेंस हैव शोन दैट ट्रेड एंड कॉमर्स वाज द मेन स्टे ऑफ द इकोनॉमी ऑफ एंशिएंट इंडिया कैरिड आउट बाय वाटर एंड लैंड। यानी कहना ये चाहते हैं कि इंडिया को मतलब ऐसा एविडेंसेस मिला है कि पहले एंशिएंट टाइम में इंडिया में जो ट्रेड और कॉमर्स था वो उसका मेन स्ट्रेट था, यानी उसी पे इकोनॉमिक एक्टिविटी मेनली डिपेंडेंट था। कमर्शियल सिटीज लाइक हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो वेयर founded in the 3rd millennium BC. The civilization had established commercial connections with the Mesopotamia and traded in gold, silver, copper, colored gemstone, beads, pearls, seashells, टेराकोट पोर्ट्स etc। यानी कि सोचिए 3rd मिलेनियम BC, यानी बहुत ही साल पहले से ही इंडिया में ट्रेड और कॉमर्स हुआ करता था, उसी टाइम से हो रहा है। उस टाइम क्या ट्रेड होता था, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, कलर्ड जेमस्टोन, बीड्स, ये सब, ठीक है। आगे देखते हैं, द पीरियड वाज मार्क्ड बाय सबस्टेंशियली कमर्शियल एक्टिविटी एंड अर्बन डेवलपमेंट। और उसी टाइम धीरे धीरे कमर्शियल एक्टिविटी शुरू हुआ और अर्बन डेवलपमेंट भी शुरू हुआ। पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड मिलिट्री सिक्योरिटी ड्यूरिंग एंशिएंट टाइम यूनाइटेड most of the Indian subcontinent and trade regulations were carefully planned। There were diverse types of coin and weighing practices which used to vary from place to place। देखिए, जो कॉइन्स थे, जो पहले कॉइन था वो बहुत कम ही डिस्टेंस कवर करने के बाद वहां का मतलब करेंसी था वो चेंज हो जाता था, और वेगिंग सिस्टम यानी नापने का जो आधार था वो भी चेंज हो जाता था, ठीक है। तो यूज्ड टू वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस विद द हेल्प ऑफ मनी चेंजर्स एंड बाय रिस्टोरिंग टू सर्टेन कॉमनली एक्सेप्टेड वेट्स एंड मेजर्स। आगे पढ़ते, इंडाइजेनियस बैंकिंग सिस्टम, यानी जो बैंकिंग सिस्टम था वो कैसा था, वो भी बहुत अच्छा था। As economic life progressed, metal began to supplement other commodities as money because of its durability and divisibility। जैसा कि आपको पता है पहले जो कॉइन्स बनते थे वो मेटल के बनते थे, क्यों बनते थे, क्योंकि वो बहुत ड्यूरेबल होते थे और डिवाइड भी उसको किया जा सकता था। एज मनी सर्व्ड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जैसा कि आपको पता है पैसा ही मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता है, यानी कुछ सामान आपको खरीदना है तो आपके पास पैसा होना आज के डेट में जरूरी है, ठीक है। दी इंट्रोडक्शन ऑफ मेटेलिक मनी एंड इट्स यूज
एक्सेलरेटेड इकोनॉमिक एक्टिविटी। देखिए सेल परचेज के लिए जरूरी है कि आपको जो सामान खरीदना है, पहले तो कौन सा सिस्टम चलता था, एक बार्टर सिस्टम था हमारा, लेकिन बार्टर सिस्टम में कुछ डिफेक्ट्स थे, उसकी वजह से क्या सिस्टम आया, सीधे कॉइन्स यानी करेंसीज यूज होने का सिस्टम आया। और जैसे जैसे हमारा इकोनॉमिक सिस्टम डेवलप हुआ यानी ट्रेड कॉमर्स ज्यादा होने लगा, तो ये जरूरी था कि करेंसी भी डेवलप हो। डॉक्यूमेंट सच एज हुंडी एंड चिट्ठी वेयर इन यूज फॉर कैरिंग आउट ट्रांजैक्शन इन विच मनी पास फ्रॉम हैंड टू हैंड। ठीक है, ये सारे सिस्टम थे हुंडी और चिट्ठी, थ्रू विच पैसे मतलब विच मनी पास फ्रॉम हैंड टू हैंड, थ्रू विच transaction were taking place. Hundi as an instrument of exchange which was prominent in subcontinent, it involved a contract which देखिए हुंडी क्या होता है, ठीक है, हुंडी में मतलब क्या होता है, हुंडी एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सचेंज, ये एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सचेंज है which was prominent in subcontinent, जो इंडिया में यूज होता था। It involved a contract, इसमें क्या था, एक कॉन्ट्रैक्ट था, warrant the payment of money, the promise or order with which is unconditional, capable of change through transfer by valid negotiation। ठीक है, ये सब आपके वैसे एग्जाम में नहीं आएगा, बस समझने के लिए सब कुछ है। ठीक है, आपको बस समझा रहा है कि कहाँ से डेवलपमेंट हिस्ट्री में शुरू हुआ, फिर हम आगे बात करेंगे कि आज क्या हो रहा है और फ्यूचर में क्या होगा। ठीक है, indigenous banking system played a prominent role in lending money and financing domestic and foreign trade with currency and letter of credit। ठीक है, जो ये बैंकिंग सिस्टम जैसे जैसे डेवलप होने लगा, फिर बिजनेसेस उधार लेने लगी और अपने बिजनेस को और फ्लोरिश करने लगी। विद द डेवलपमेंट ऑफ बैंकिंग, पीपल बिगेन टू डिपॉजिट प्रीशियस मेटल विद लेंडिंग इंडिविजुअल फंक्शनिंग एज बैंकर्स और सेल्स। होने क्या लगा कि जैसे जैसे बैंकिंग सिस्टम बढ़ गया, तो लोगों ने भी अपना जो सेविंग था, वो भी सेविंग या जो प्रीशियस कॉइन्स थे वो भी बैंक्स में डिपॉजिट करने लगे। ठीक है, एंड मनी बिकेम एन इंस्ट्रूमेंट फॉर सप्लाइंग द मैन्युफैक्चरर विद द मींस ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स। और धीरे धीरे पैसा ही बन गया, क्या, पैसे के लिए ही मैन्युफैक्चरर गुड्स मैन्युफैक्चर करने लगे। एग्रीकल्चर एंड द domestication of animal were important component of the economic life of ancient India। पुराने जमाने में इंडिया में एग्रीकल्चर, आज भी एग्रीकल्चर हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम है हमारे इंडिया में लोगों के लिए। और डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, और एनिमल जो मतलब गाय और बकरी, ये सब जो लोग रखते हैं, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट था इकोनॉमिक लाइफ का। ठीक है, ड्यू टू फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन दे वर एबल टू रेज 2 और समटाइम 3 क्रॉप इन अ ईयर। मतलब बढ़िया वेदर होने की वजह से लोग साल में 2 या 3 क्रॉप भी उगा लेते थे, और आज भी उगाते हैं। इन एडिशन टू दिस, बाय रिस्टोरिंग टू वीविंग कॉटन, अच्छा उसके बाद क्या करते थे, कॉटन को वीव करते थे, डाइंग फैब्रिक, मेकिंग क्ले पॉट्स यानी मिट्टी का वो जो घड़ा और ये सब बनता है, यूटेंसिल्स एंड हैंडीक्राफ्ट्स, स्कल्पटिंग, कॉटेज इंडस्ट्री, masonry, manufacturing, transport, cardboard, ships, etc. They were able to generate surpluses and saving for further investment। ये छोटा छोटा काम होता था, और इसके थ्रू क्या करते थे वो लोग पैसा सेव करते थे और फर्दर इन्वेस्ट कर देते थे या बैंक में रख देते थे। ठीक है, वर्कशॉप्स यानी कारखाना वेयर प्रोमिनेंट, वेयर स्किल्ड आर्टिजन वर्कड एंड कन्वर्टेड रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स व्हिच वेर हाई इन डिमांड। यानी जो चीज का डिमांड हाई था उसके लिए वर्कशॉप बना था, यानी कारखाना यानी इंडस्ट्री समझिए, इंडस्ट्री जहां पे रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया जाता था। ठीक है, जैसे कि कॉटन से उन्होंने फैब्रिक बना दिया, ठीक है, और फिर वो फर्दर क्लॉथ बनाने में काम आता था। ठीक है, family based apprenticeship system was in practice and duly followed in acquiring trade specific skill। The artisan, craftsman, skilled laborer of different kind learned and developed skills and knowledges which were passed on from one generation to other। ये थोड़ा conceptually बहुत important point है। जैसे पहले क्या होता था कि लोग एक फैमिली होती थी, जैसे बाल काटने वाले का एक जनरेशन से ही वो बाल काट रहे हैं। ठीक है, यानी ठीक है, तो उनका मेन काम ही क्या हो गया, वो यही बात बोल रहा कि फैमिली बेस्ड अप्रेंटिस सिस्टम चलता था। ठीक है, जो बाल काटता है वो बाल ही काटते रहता था। ठीक है, वो उसका पूरा जनरेशन बाल काटने वाला होता था। ठीक है, उसके बाद जो कॉबलर होते हैं वो कॉबलर ही होते गए। ठीक है, जो गोल्ड स्मिथ है वो गोल्ड स्मिथ ही हो गया, जो आयरन स्मिथ है वो आयरन स्मिथ ही हो गया। ये वाला सिस्टम चलता था पहले। ठीक है,
फिर धीरे धीरे राइज ऑफ इंटरमीडियरीज आया, यानी बिचौलिया का राइज हुआ। इंटरमीडियरी played a prominent role in promotion of trade. They provided considerable financial security to the manufacturer by assuming responsibility for the risk involved, especially in foreign trade. देखिए होता क्या था कि जो मैन्युफैक्चरर है वो अगर मैन्युफैक्चरिंग पे ही अपना ज्यादा ध्यान रखेगा तो वो ज्यादा काम, उसका जो सामान बनेगा वो बढ़िया क्वालिटी का बनेगा, ठीक है। तो इसीलिए जब इंटरमीडियरी आए तो इंटरमीडियरी ने क्या बोला कि आपको हम फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं, आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, यानी आपको रिस्क भी कम है। और मेन जो रिस्क होता है कहाँ पे होता है? फॉरेन ट्रेड में, यानी बाहर आपके सामान भेजने और इन सब से रिलेटेड जो भी रिस्क है फिर कहाँ चला गया? मैन्युफैक्चरर जो पहले बियर करता था अब इंटरमीडियरी ले लिया, तो इसके वजह से जो मैन्युफैक्चरर था उसने कहाँ पे फोकस करना शुरू कर दिया? मैन्युफैक्चरिंग पे, ठीक है। इट कंप्राइज्ड कमीशन एजेंट, ब्रोकर एंड डिस्ट्रीब्यूटर, बोथ होलसेल एंड रिटेलर गुड। An expanding trade brought in huge amount of silver bullion into Asia and a large share of that bullion gravitated towards India। और इसके वजह से फॉरेन ट्रेड बढ़ा और फॉरेन ट्रेड बढ़ने से बहुत सारा चांदी का सिक्का इंडिया में, मतलब मेनली एशिया में और उसमें भी मेनली इंडिया में आया। द इंस्टीट्यूशंस ऑफ जगत सेठ also developed and exercised great influence during the Mughal period and the day of East India Company. Bankers began to act as trustee and executor of endowment. Foreign trade was financed by loans. However, the rate of interest for longer voyage was kept high in view of the huge risk involved. धीरे धीरे कौन आया? जगत सेठ। उनका क्या काम था जगत सेठ का? कि वो लोन देते थे, ठीक है, और लोन पे वो इंटरेस्ट भी चार्ज करते थे, और अगर लोन का टाइम पीरियड ज्यादा था तो थोड़ा ज्यादा रिस्क होने की वजह से वो ज्यादा इंटरेस्ट भी चार्ज करते थे, ठीक है। अगला है हमारा The emergence of credit transaction and availability of loans and advances enhanced commercial operation. ठीक है, लोन मिलने लगा तो मैन्युफैक्चरर्स लोन लेके अपना बिजनेस करने लगे, तो इसकी वजह से उनका सेल बढ़ गया, ठीक है, क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ गया, इस वजह से सेल बढ़ गया, ठीक है। The Indian subcontinent enjoyed the fruit of favorable balance of trade, where export exceeded imports with large margin, and the indigenous banking system benefited the manufacturer, trader and merchants with additional capital funds for expansion and development. देखिए ट्रेड में क्या हुआ, एक्सपोर्ट हमने ज्यादा किया एंशिएंट टाइम में और इंपोर्ट कम किया, बहुत ही कम किया, इसकी वजह से हमारे पास ट्रेड में सरप्लस आ गया, यानी बहुत ही सरप्लस में हम चल रहे थे, फेवरेबल बैलेंस था हमारे ट्रेड का। अच्छा, ये हुआ क्यों? क्योंकि बैंकिंग सिस्टम इंडाइजेनस स्ट्रांग हो गया और मैन्युफैक्चरर ज्यादा फोकस करने लगा गुड्स परचेज करने पे, और अल्टीमेटली ये पता था कि बस आपको गुड्स बनाना है, सेल तो पक्का हो जाएगा, ठीक है। तो इसी वजह से एक्सपेंशन और डेवलपमेंट हुआ मैन्युफैक्चरिंग का। commercial and industrial banks later evolved to finance trade and commerce, and agricultural banks to provide both short term and long term loan। और धीरे धीरे बैंकिंग सिस्टम आया और कमर्शियल बैंक, इंडस्ट्रियल बैंक और अल्टीमेटली एग्रीकल्चरल बैंक्स भी मार्केट में लॉन्च हुई, ठीक है। अच्छा, ऊपर ये एक ये दिया है, हुंडी एज प्रैक्टिस बाय इंडियन मर्चेंट कम्युनिटीज, ठीक है। पहला है नेम ऑफ हुंडी, ब्रॉडर क्लासिफिकेशन, फंक्शंस ऑफ हुंडी, ये पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी तक कोई भी जो भी हम एंशिएंट टाइम के बारे में पढ़ रहे हैं उसमें कोई एग्जाम में नहीं आने वाला है, लेकिन वो कंसेप्चुअली आपको क्लियर होना चाहिए, मतलब कुछ जानकारी जो एंशिएंट के बारे में है वो ले लीजिए, ठीक है। देखिए, इंसान को अपने पूर्वजों के बारे में, एंशिएंट जो लोग होते हैं उनके बारे में जानकारी होना चाहिए, भले वो जरूरत नहीं है लेकिन जानकारी रहता तो एक बेस मजबूत होता और लोगों को ये पता चल पाता कि हम जो आगे करने वाले हैं वो क्या करना है, क्योंकि वो हम डिसाइड कैसे करेंगे कि हमारा पास्ट क्या था, ठीक है। अगला है हमारा ट्रांसपोर्ट बाय लैंड एंड वाटर वाज पॉपुलर इन एंशिएंट टाइम, ठीक है। एंशिएंट टाइम में लैंड एंड वाटर ही था क्योंकि मशीन उतना डेवलप नहीं था, मशीनरी, ठीक है। और लैंड में भी बुलक कार्ट यानी एनिमल वाला जो कार्ट यूज होता था वही यूज होता था। ट्रेड वाज मेंटेन्ड बाय बोथ लैंड एंड सी। Roads as a means of communication has assumed key importance in the entire process of growth, particularly of inland trade and for trade over land। देखिए, जो हमारे विद इन कंट्री ट्रेड हुआ करता था वो तो मेनली लैंड से ही होता था,
तो जब लैंड ग्रोथ हुआ तो उसके थ्रू इनलैंड ट्रेड भी ज्यादा होने लगा। द नॉर्दर्न रेल रोडवे रूट इज बिलीव टू हैव स्ट्रेच ओरिजिनली फ्रॉम बंगाल टू तक्षशिला। तक्षशिला आपने सुना होगा, चाणक्य के टाइम पे था, वो आज के डेट में पाकिस्तान के अंदर है, ठीक है। तो एक जो हमारा नॉर्दर्न इंडिया है, नॉर्दर्न इंडिया में जो रोड हुआ करता था वो बंगाल से लेकर तक्षशिला तक जाता था, ठीक है। देयर वेयर आल्सो ट्रेड रूट्स इन सदर्न स्प्रेडिंग इन द साउथ स्प्रेडिंग ईस्ट टू वेस्ट, और साउथ में भी था जो ईस्ट टू वेस्ट स्प्रेड हुआ होता था, ठीक है। ट्रेड रूट्स वेर स्ट्रक्चरली वाइड एंड सुटेबल फॉर स्पीड एंड सेफ्टी। जो ट्रेड रूट हुआ करते थे वो काफी चौड़े थे और इस वजह से स्पीड भी था उस पे और सेफ भी था वो, ठीक है। अगला है हमारा मैरीटाइम ट्रेड वाज अनदर इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ ग्लोबल ट्रेड नेटवर्क, ठीक है। मालाबार कोस्ट ऑन विच मुजीरिस is situated has a long history of international maritime trade going back to the era of Roman Empire. Roman Empire के टाइम से ही maritime trade यानी सी रूट वाला जो ट्रेड है वो चलता था, ठीक है। Paper was particularly valued in Roman Empire and was known as black gold, ठीक है। पीपर यानी जो काली मिर्च होती है, उस टाइम इंडिया का पीपर बहुत ही फेमस था और उसको यहाँ तक कि ब्लैक गोल्ड भी बोला जाने लगा था। और ब्लैक पीपर का इतना इंपॉर्टेंस बढ़ गया कि फॉर सेंचुरीज इट रिमेन्ड, यानी ब्लैक पीपर रिमेन्ड द रीजन फॉर राइवलरी एंड कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द वेरियस एम्पायर एंड ट्रेड पावर्स टू डोमिनेट द रूट फॉर दिस ट्रेड। यानी कि ब्लैक पीपर, ये काली मिर्च ने राइवलरी क्रिएट कर दिया था और कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, इतना फेमस हो गया था। इट वाज इन द सर्च फॉर एन अल्टरनेट रूट to India for spices that led to the discovery of America by Columbus in the closing years of 15th century and also brought Vasco da Gama to shore of Malabar in 1498। और इसी वजह से इतना राइवलरी और कंफ्लिक्ट होने की वजह से जो हमारे अमेरिका का डिस्कवर किया कोलंबस ने, मतलब डिस्कवर करने पे मजबूर हो गया, अल्टरनेट रूट ढूंढने के लिए वो गया था और उसके थ्रू अमेरिका का डिस्कवरी हुआ, ठीक है। Calicut was such a bustling emporium that it was even visited by Chinese ships to acquire items like frankincense यानी essential oil और myrrh यानी fragrant resins used in perfume, medicine from the Middle East as well as paper, diamond, beryl, cotton from India. On the Coromandel coast, Pulicat was a major port in 17th century. Textile were the principal export from Pulicat to southern India, southeast in Asia, sorry, ठीक है। यानी ओवरऑल बोल सकते हैं चाइनीज शिप भी आती थी ये सब सामान खरीदने, ठीक है। फिर से बता दूं ये चैप्टर उतना ही, ये वाला पार्ट, इस चैप्टर का ये वाला सेक्शन उतना इंपॉर्टेंट नहीं, बस अंडरस्टैंडिंग के लिए है, ठीक है। ट्रेडिंग कम्युनिटीज स्ट्रेंथन in different parts of the country, different community dominated trade. Punjabi and Multani were merchants handled business in handled business in region. Northern region पे कौन ज्यादा business करता था उस टाइम? पंजाबीज और मुल्तानीज। While Bhatts managed the trade in state of Gujarat और राजस्थान में भट्स करने लगे। In Western India, these groups were called as Mahajans. Western India में महाजन्स और चाट is where important traders from south, चार्ट को मतलब साउथ में जो बिजनेस में इंटरेस्ट रखते थे ट्रेडिंग कम्युनिटीज उसको चार्ट बोलते थे। इन अर्बन सेंटर्स सच एज अहमदाबाद द महाजन्स कम्युनिटी कलेक्टिवली रिप्रेजेंटेड बाय देयर चीफ कॉल्ड नागर सेठ, यानी महाजन्स के जो चीफ होते थे उनको बोलते थे नागर सेठ। अदर अर्बन ग्रुप्स इंक्लूडेड प्रोफेशनल क्लासेस सच एज हकीम, वैद यानी फिजिशियन, हकीम का मतलब हकीम, वैद मतलब फिजिशियन, वकील यानी लॉयर, पंडित यानी टीचर्स और मुल्ला वो उर्दू वर्ड हो गया, ठीक है। पंडित जैसे हिंदी में, मुल्ला उर्दू वर्ड हो गया, उनका मतलब होता है टीचर। पेंटर, म्यूजिशियन, कैलीग्राफी etc। मर्चेंट कॉर्पोरेशंस, ठीक है। द मर्चेंट कम्युनिटी आल्सो डिराइव पावर एंड प्रेस्टीज फ्रॉम गिल्ड्स which were autonomous corporations formed to protect the interest of the traders. This corporation organized on formal basis framed from own rules of membership and professional code of conduct which even kings were supposed to accept and respect, ठीक है। मर्चेंट कॉर्पोरेशन हुआ जिनका अपना कोड ऑफ कंडक्ट था यानी रूल एंड रेगुलेशन था और इनका रूल एंड रेगुलेशन इतना अच्छा था कि वो कौन एक्सेप्ट, किंग्स भी एक्सेप्ट और रिस्पेक्ट करते थे। ट्रेड एंड इंडस्ट्री, टैक्सेस,
वेयर ऑल्सो अ मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू। ठीक है, क्यों? अच्छा, जो ट्रेड और इंडस्ट्री पे टैक्सेस लगता था वो वहां का जो किंग था उसके लिए सोर्स ऑफ रेवेन्यू था। ट्रेडर्स हैड टू पे ऑक्ट्राय ड्यूटीज, यानी टैक्स पे करना पड़ता था। टैक्स को ही ऑक्ट्राय भी इज अ टाइप ऑफ टैक्स दैट वेयर, ठीक है, टैक्स का एक टाइप है, दैट वर लेवाइड ऑन मोस्ट ऑफ द इंपोर्टेड आर्टिकल एट वेरिंग रेट्स, दे वेर पेड आइदर इन कैश और काइंड। और जो टैक्स ये ऑक्ट्राय पे होता था वो कैश में भी होता था और काइंड में भी होता था। कस्टमर ड्यूटी वेराइड अकॉर्डिंग टू द कमोडिटी, जैसा कमोडिटी वैसा ड्यूटी यानी टैक्स उस पे लगता था। टैरिफ वेराइड फ्रॉम प्रोविंस टू प्रोविंस, यानी अलग अलग क्षेत्र यानी अलग अलग जो ऑनर हुआ करते थे, सॉरी अलग अलग किंग्स का जो एरिया था यानी प्रोविंस में अलग अलग टैरिफ का रेट था। द फेरी टैक्स वाज अनदर सोर्स ऑफ इनकम जनरेशन, एक और फेरी टैक्स था, उस वो भी एक इनकम जनरेशन का सोर्स था, यानी बहुत सारे सोर्स थे इनकम जनरेशन के। इट हैड टू बी पेड फॉर पैसेंजर गुड्स, और वो किस चीज के लिए? पैसेंजर यानी सामान ढोने के लिए या पैसेंजर ढोने के लिए जो कार्ट यूज किया जाता था उस पे वो फेरी टैक्स लगता था। द राइट टू रिसीव द लेबर टैक्स वाज यूजुअली ट्रांसफर्ड टू लोकल बॉडीज, और एक और टैक्स था, कौन सा? लेबर टैक्स। वो कौन लेता था? वो किंग नहीं लेता था, वो लेबर लोकल बॉडीज लेते थे, जैसे आज के डेट में जैसे एमसीडीज है, ठीक है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस। ठीक, द गिल्ड चीफ डील्ड डायरेक्टली विद द किंग और टैक्स कलेक्टर एंड सेटल द मार्केट टोल ऑन बिहाफ ऑफ द फेलो मर्चेंट्स at a fixed sum of money. The guild merchant also acted as custodian of religious interest. They undertook the task of building temples and made donations by levying a corporate tax on their member. The commercial activity thus enabled big merchants to gain power in the society. ये सब जो टैक्सेस है वो कौन अल्टीमेटली कलेक्ट कर रहा है? ये जो मर्चेंट कॉर्पोरेशन है उनके चीफ कलेक्ट कर रहे हैं, और वो अल्टीमेटली किसको देने वाले हैं? किंग को देने वाले हैं। ठीक है, द गिल्ड चीफ डायरेक्टली डील विद द किंग, ये जो गिल्ड का चीफ है वो डायरेक्टली किंग से डील करता था, और टैक्स कलेक्टर जो कि किंग जो कौन होता था? टैक्स कलेक्टर होता था, and settle the market toll on behalf of its fellow merchants at a fixed sum of money. The guild merchant also acted as custodian of religious interests. They undertook the task of building temple and made donation by levying a corporate tax on their member. ठीक है, वो रिलीजियस जो धार्मिक मान्यताओं को भी ध्यान में रखता था, और जैसे कि फॉर एग्जांपल टेम्पल और मस्जिद ये सब बनाया करते थे, ठीक है, थ्रू डोनेशंस, और उसके लिए डोनेशन अपने ही मेंबर से वो लोग लेते थे। ठीक है, यानी कि जो ये द कमर्शियल एक्टिविटी दस इनेबल बिग मर्चेंट्स टू गेन, और इसी वजह से जो बड़े बड़े मर्चेंट थे उनको पावर मिल गया सोसाइटी में। मेजर ट्रेड सेंटर, ठीक है, यानी कि उस टाइम यानी एंशिएंट टाइम में कौन कौन से मेजर ट्रेड सेंटर थे इंडिया में? देयर वेर ऑल काइंड ऑफ टाउन, पोर्ट्स, towns, port town, manufacturing town, mercantile town, and sacred centers and pilgrimage town. Their existence is an index of prosperity of merchant communities and professional classes. ठीक है, the following were the leading trade centers in India. ठीक है, इंडिया में लीडिंग ट्रेड सेंटर कौन कौन से थे? पहला है हमारा पाटलिपुत्र यानी पटना, नॉन एज पटना टुडे, जो कि बिहार में है। इट वाज नॉट ओनली कमर्शियल टाउन बट आल्सो मेजर सेंटर फॉर एक्सपोर्ट ऑफ स्टोन। यहाँ से एक तो कमर्शियल टाउन ये था ही, और उसके साथ साथ क्या होता था यहाँ पे? ये एक्सपोर्ट होता था यहाँ से स्टोन्स का। ठीक है, अगला पेशावर जो आज के डेट में पाकिस्तान में, इट वाज एन इम्पोर्टेंट एक्सपोर्टिंग सेंटर फॉर ऊल, यानी जो सिक ऊल होता है, and for the import of horses, और import होता था वहाँ पे horses का। It has a huge share in commercial transaction between India, China and Rome in 1st century AD. Other तक्षशिला है, ये भी आज के डेट में पाकिस्तान में है। It served as a major center on the important land route between India and Central Asia. It was a city of financial and commercial banks. The city occupied an important place as a Buddhist center of learning, और ये एक बहुत बुद्धिस्ट सेंटर ऑफ लर्निंग था, द फेमस तक्षशिला यूनिवर्सिटी, और वर्ल्ड का जो पहला उस टाइम का यूनिवर्सिटी था तक्षशिला यूनिवर्सिटी, वो भी वहीं पे फ्लोरिश किया। अगला हमारा इंद्रप्रस्थ, यानी दिल्ली वाला रीजन जो है वो इंद्रप्रस्थ बोला जाता था। ठीक है, इट वाज द कमर्शियल जंक्शन ऑन द रॉयल रोड वेयर द मोस्ट रूट लीडिंग टू द ईस्ट वेस्ट साउथ एंड नॉर्थ कन्वर्ज्ड, और जहाँ पे सारे जो ईस्ट वेस्ट साउथ और नॉर्थ वाले रूट थे वो कन्वर्ज होते थे यानी मिलते थे।
अगला हमारा मथुरा जो कि यूपी में है, ठीक है। इट वॉज एन इम्पोरियम ऑफ ट्रेड एंड पीपल हियर सबसिस्टेड ऑन कॉमर्स, मेनी रूट फ्रॉम साउथ इंडिया टच्ड मथुरा एंड बरोच, ठीक है। साउथ इंडिया से जो भी आने वाला या जाने वाला रूट था वो यहाँ पे मथुरा में मिलता था, ठीक है। अगला है हमारा वाराणसी यूपी। इट वॉज वेल प्लेस्ड एज अ ले बोथ ऑन द गांगेतिक रूट, यानी गंगा वाला जो रूट है उस पे, एंड ऑन द हाईवे दैट लिंक्ड नॉर्थ विद द ईस्ट, और उस हाईवे का भी ये पार्ट हुआ करता था जो नॉर्थ और ईस्ट को मर्ज करता था। इट ग्रीव एज अ मेजर सेंटर ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ये किस चीज के लिए फेमस था? टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए, बिकम फेमस फॉर ब्यूटीफुल गोल्ड सिल्क क्लॉथ, ठीक है, एंड सैंडलवुड वर्कमैनशिप, यानी धूप बत्ती, एक चंदन का धूप जो वुड होता है, चंदन का लकड़ी। इट हैड लिंक विद तक्षशिला एंड भरूच, इसका लिंक कहाँ पे था? तक्षशिला और भरूच से सीधे। मिथिला है ये बिहार में है, ठीक है, जो हमारा ईस्ट बिहार है उस साइड में है ये, ठीक है। द ट्रेडर्स ऑफ मिथिला क्रॉस्ड द सी बाय बोट, यानी समुंदर को क्रॉस कर लेते थे, यानी कि थ्रू बे ऑफ बंगाल को क्रॉस कर लेते थे बोट से, और कहां पहुंच जाते थे वो लोग? साउथ चाइना सी, ठीक है। एंड ट्रेडेड एट पोर्ट्स ऑन द आइलैंड ऑफ जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, यहाँ पे जाके वो ट्रेड करते थे, ठीक है। समंदर से बोट के थ्रू वो पहुंच जाते थे जावा, सुमात्रा और बोर्नियो ट्रेड करने। मिथिला एस्टैब्लिश ट्रेडिंग कॉलोनीज इन साउथ चाइना एंड स्पेशली यूनान, ठीक है। अगला हमारा उज्जैन हमारा, ठीक है। अगेट कार्नेलियन, मुस्लिन एंड मैलो क्लोथ्स वेयर एक्सपोर्टेड फ्रॉम उज्जैन टू डिफरेंट सेंटर, ये यहाँ पे फेमस था। इट ऑल्सो हैड ट्रेड रिलेशन थ्रू द लैंड रूट ऑफ तक्षशिला, और पेशावर का जो लैंड रूट है वहां पे भी ये उसका कनेक्शन था, रिलेशन था, ठीक है। अगला हमारा सूरत। It was the emporium for western trade during the मुगल पीरियड, यानी मुगल पीरियड के टाइम क्या था? एम्पोरियम ऑफ वेस्टर्न ट्रेड था, ठीक है। टेक्सटाइल ऑफ सूरत वेयर फेमस, क्या फेमस है वहां का? टेक्सटाइल was famous for their gold border, यानी जारी, यानी जो बॉर्डर उसका गोल्ड कलर का होता है, इसके लिए। इट इज noteworthy that सूरत हुंडी was honored in far off market of Egypt and ईरान। अच्छा, जो पीछे अभी हुंडी था वहां पे एक सूरत हुंडी था, वो कहां तक उसका वैल्यू था, ऑनर किया जाता था, इवन इजिप्ट और ईरान तक उसको एक्सेप्ट कर लिया करता था, ठीक है। वहां के भी ट्रेडर एक्सेप्ट कर लेते थे, इतना फेमस था। अगला हमारा कांची, टुडे नोन एज कांचीपुरम, साउथ इंडिया में। इट वाज हियर दैट द चाइनीज यूज्ड टू कम इन फॉरेन शिप्स टू परचेस पियरल, यहाँ पे फॉरेन शिप पे चाइनीज आते थे पियरल, ग्लास और रेयर स्टोन खरीदने। इन रिटर्न दे सोल्ड गोल्ड और सिल्क, वो गोल्ड और सिल्क देके पियरल, ग्लास और रेयर स्टोन्स लेते थे यहाँ पे, ठीक है। मदुरा, इट वाज द कैपिटल ऑफ पांड्यास जो हिस्ट्री में आते हैं, उनका वो कैपिटल था। हु कंट्रोल द पियरल फिशरीज ऑफ गल्फ ऑफ मन्नार, वो क्या? पियरल फिशरीज गल्फ ऑफ मन्नार का वहां उस पे कंट्रोल था। इट अट्रैक्टेड फॉरेन मर्चेंट, पर्टिकुलरली रोमन उसमें इंटरेस्ट रखते थे पियरल फिशरीज में, फॉर कैरिंग आउट ओवरसी ट्रेड, ठीक है। अगला हमारा ब्रोच। इट वाज द ग्रेटेस्ट seat of commerce in western India. It was situated on the bank of river Narmada and was linked with all important mart by road, ठीक है। सारे मार्केट से लिंक्ड था रोड के थ्रू, ठीक है। कावेरी पट्टा, ठीक, also known as कावेरी पट्टनम। It was scientific in its construction as the city and provided loading, unloading, a strong facility of merchandise. Foreign trade had their headquarter in the city. ये बहुत ही फेमस था, और यहाँ तक कि जो फॉरेन ट्रेडर्स था उनका हेडक्वार्टर भी इसी शहर में हुआ करता था, ठीक है। यहाँ पे लोडिंग अनलोडिंग का बहुत अच्छा फैसिलिटी था। It was a convenient place for trade with Malaysia, Indonesia, China and Far East से बहुत ही ज़्यादा ट्रेड करने में आसानी होता था यहाँ से। It was the center of trade for perfume, cosmetic, scent, silk, wool, ये सब, cotton, coral, pearl, gold, precious stone and also for the ship building material भी यहाँ पे ट्रेड हुआ करता था। अगला पॉइंट है हमारा जगह था तामराली, ठीक है। इट वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोर्ट कनेक्टेड बोथ बाय सी एंड लैंड, यहाँ पे दोनों चीज रूट था, सी रूट और लैंड रूट, विद वेस्ट एंड
फार ईस्ट, और वो कहाँ कहाँ कनेक्ट करता था, वेस्ट और ईस्ट को। इट वॉज लिंक्ड बाय द रोड ऑफ टू बनारस और तक्षशिला, बनारस भी जाता था और बनारस और तक्षशिला के रूट को के में लिंक था, ठीक है। मेजर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, और उस टाइम पे मेजर एक्सपोर्ट इंपोर्ट क्या हुआ करता था, मैं फिर से आपको याद दिला दूं, ये बस पढ़ने के लिए पढ़ लीजिएगा, लेकिन यहाँ से कुछ आपको एग्जाम में नहीं आने वाला है। लेकिन ये नहीं कि एग्जाम में नहीं आएगा तो आप नहीं पढ़ेंगे, आपको पढ़ना है, ठीक है, बस ऊपर ऊपर, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है इसमें। एक्सपोर्ट कंसिस्टेंट ऑफ स्पाइसेस, यानी इंडिया में क्या क्या होता था जो एक्सपोर्ट होता था, स्पाइस हो गया, व्हीट हो गया, शुगर हो गया, इंडिगो हो गया, ओपियम हो गया, सीसम ऑयल, कॉटन, पैरट, लाइव एनिमल एंड एनिमल प्रोडक्ट लाइक हाइड्स, स्किन, फर्स, हॉर्न्स, tortoise shells, pearls, sapphire, quartz, crystal, lapis lazuli, granites, turquoise and copper, ये सब इंडिया से एक्सपोर्ट होता था। अब बात करते हैं हम इंपोर्ट क्या होता था। इंपोर्ट होता था घोड़ा, हॉर्सेस, एनिमल प्रोडक्ट लाइक चाइनीज सिल्क, फ्लैक्स, लिनेन, वाइन, गोल्ड, सिल्वर, टीन, कॉपर, लीड, रुबीज, कोराल, ग्लास, अंबर, इटीसी, ठीक है। पोजीशन ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट इन वर्ल्ड इकोनॉमी 1 AD से लेके 1991 तक, एक ही बात कर लेगा, ठीक है। Between the 1st and the 7th century CE, India is estimated to have the largest economy of the ancient and medieval world, controlling about 1/3 and 1/4 of the world wealth, ठीक है। यानी इतना बड़ा था इंडियन इकोनॉमी कि वो वर्ल्ड का 1/4 था, ठीक है, और कभी कभी अबाउट 1/3 और 1/4 के आसपास था, ठीक है। द कंट्री वॉज ऑफन रिफर्ड टू एज स्वर्ण भूमि, यहाँ तक कि मतलब स्वर्ण भूमि बोला जाता है, और स्वर्ण द्वीप अभी थोड़ी देर पहले हमने बात किया था, ठीक है, यानी सोने का जगह, ऐसा कुछ है ना बात, ये बोला जाता था। कहाँ पे बोला गया है, इन द राइटिंग्स ऑफ मेनी ट्रेवलर्स, जो लोग इंडिया में उस टाइम घूमने आया करते थे वो उन्होंने अपने बुक्स में लिखा है। मेगास्थीन फैक्सियन, जो फाहियन, जुआन जांग, हुएन सांग, ठीक है, मुझे पढ़ने नहीं आ रहा, यानी इन्होंने अपने बुक में लिखा है, ठीक है। दे रिपीटेडली रेफर टू प्रॉस्पेरिटी ऑफ द कंट्री, इसका मतलब सीधा बात है, स्वर्ण भूमि कहने का मतलब सोने का भूमि है, यानी ओवरऑल दे आर टॉकिंग अबाउट द प्रॉस्पेरिटी ऑफ इंडिया। द प्री colonial period in Indian history was an age of prosperity for Indian economy amid the European embark great voyage of discovery. Initially they came to plunder but soon realized the rewards of trade in exchange of gold and silver. Despite the growing commercial sector, it is evident that 18th century India was far behind Western European in technology, ठीक है। वैसे तो ट्रेड हमारा सही था, लेकिन जो हमारे पास डिस्पाइट ग्रोइंग कमर्शियल टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और आइडियाज में हम पीछे होने लगे, ठीक है, धीरे धीरे। यानी देखिए हमारा ट्रेड तो अच्छा था, लेकिन हमने ट्रेड पे ही केवल फोकस रखा, और हो सकता है ट्रेड है, अब लोग घर पे बैठ जाते होंगे, कोई एक्स्ट्रा और ये मतलब इनोवेशंस पे ध्यान नहीं देते होंगे, और वहीं पे डिफरेंस क्रिएट होना शुरू हुआ। टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और आइडिया वेस्टर्न यूरोप वाले ने अपने यहाँ शुरू कर दिया। विद द इंक्रीज कंट्रोल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, और धीरे धीरे जब कॉलोनियलिज्म के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का कंट्रोल होने लगा, causing lack of freedom, और lack of freedom हो गया, no occurrence of agricultural and scientific revolution, limited reach of education to masses, population growth and preference to, ये सारा पॉइंट बहुत अच्छा है, प्लीज आपको आता भी होगा, और बाकी आप एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। क्या बोल रहा है ये पॉइंट पूरा ये पॉइंट बोल रहा है कि with the increasing control of East India Company causing lack of freedom and no occurrence of agriculture and scientific revolution, limited reach of education to the masses, population growth and preferences to machines over manual skills made India a country which was prosperous but with people who are poor. इसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, देखिए वैसे तो इंडिया अभी भी मतलब कॉलोनियलिज्म के बाद भी इंडिया को क्या माना जाता था, प्रोस्पेरस माना जाता था, लेकिन वहां के लोग धीरे धीरे गरीब होने लगे। क्यों? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने कंट्रोल में कर लिया, और लोगों के पास काम खत्म हो गया, लोगों के पास मशीन अवेलेबल नहीं थे, ये सब जो रीजन थे वो अल्टीमेटली
लोगों को पुअर करने लगा। द ब्रिटिश एम्पायर बिगेन टू टेक रूट्स इन इंडिया इन द मिड 18th। उसके बाद धीरे धीरे ब्रिटिश एम्पायर आया। द ईस्ट इंडिया कंपनी यूज्ड रेवेन्यूज जनरेटेड बाय द प्रोविंस अंडर द रूल ऑफ परचेजिंग इंडियन रॉ मटेरियल, स्पाइसेस एंड गुड्स, हेंस द continuous inflow of bullions that used to come on account of foreign trade stopped. This changed the condition of Indian economy from being an exporter of producer to the exporter of raw material. And ये भी important point है, इसी वजह से क्या हुआ, एक्सपोर्टर ऑफ, पहले इंडिया एक्सपोर्टर ऑफ गुड्स होता था, अब एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल हो गया। बात यहीं पे है, जैसे पहले इंडिया एक्सपोर्ट करता था बाहर तो बहुत सारा फॉरेन ट्रेड आता था, ठीक है, फॉरेन रेवेन्यू आता था, लेकिन अब क्या हुआ, जब ये अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने क्या किया, रॉ मटेरियल अपने मशीन पे लेते गए और फिर वहां से फिनिश गुड्स बना के और इंडिया में फिर से आके बेचने लगे, ठीक है। इंडिया बिगिंस टू री इंडस्ट्रियलाइज, और धीरे धीरे इंडिया क्या हो गया, री इंडस्ट्रियलाइज हो गया। आफ्टर इंडिपेंडेंस the process of rebuilding of the economy started and India went to centralized planning, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे इंडिया अब हो गया, आफ्टर, हम बात कहाँ पे हैं अब, इंडिया आजाद होने के मतलब आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, यानी अंग्रेज चले गए उसके बाद, ठीक है। आफ्टर इंडिपेंडेंस द प्रोसेस ऑफ रीबिल्डिंग द इकोनॉमी स्टार्टेड एंड इंडिया वेंट फॉर सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। उसके बाद इंडिया के पास क्या हुआ, सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग के सिस्टम के थ्रू काम करने लगा इंडिया। द फर्स्ट 5-year प्लान, यानी 5-year प्लान के थ्रू, द फर्स्ट 5-year प्लान वाज इम्प्लीमेंटेड इन 1952। ड्यू इंपॉर्टेंस वाज गिवन टू एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री, और उसमें क्या इंपॉर्टेंस दिया गया, मॉडर्न इंडस्ट्री पे, मॉडर्न टेक्नोलॉजी पे फोकस किया जाए और साइंटिफिक इंस्टीट्यूट खोला जाए, स्पेस, न्यूक्लियर प्रोग्राम्स, ये सब फोकस किया गया 5-year प्लान्स में, ठीक है। डिस्पाइट दिस एफर्ट द इंडियन इकोनॉमी could not develop at a rapid pace, lack of capital formation, rise in population, huge expenditure on defense, and inadequate infrastructure were the major reason. As a result of India relied heavily on the borrowings from foreign sources and finally agreed to liberalization in 1991। देखिए स्टार्टिंग में 5-year प्लान जो भी है उसमें फोकस तो हुआ इंडस्ट्रियलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, ये सब पे, ठीक है, कैपिटल कंपनी फॉर्मेशन, लेकिन कहीं ना कहीं वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। सक्सेसफुल नहीं होने का रीजन क्या था कि कैपिटल था ही नहीं कि लोग अपना बिजनेस ओपन करें, पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा बढ़ने लगा, एक्सपेंडिचर सरकार का डिफेंस पे खर्च होने लगा, और इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी बिजनेस के लिए जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो भी नहीं था। और ये सब देखते हुए इंडिया ने इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन किया 1991 में, ठीक। अब हम आ गए 1991 में। फिर उसके बाद क्या हुआ, द इंडियन इकोनॉमी इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड टुडे एंड प्रीफर्ड एफडीआई डेस्टिनेशन। अब उसके बाद 1991 के बाद आज एक ऐसा सिचुएशन आ गया कि फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है और एफडीआई डेस्टिनेशन, यानी बाहर के लोग ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहते हैं इंडिया में। राइजिंग इनकम, सेविंग, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, इंक्रीज डोमेस्टिक कंजम्पशन एंड यंगर पॉपुलेशन इंश्योर्स ग्रोथ फॉर द डिकेड टू कम। और ये सारे रीजन है क्या, पहला कि लोगों का इनकम बढ़ रहा है, सेविंग्स बढ़ रहा है, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इंडिया में बढ़ रहा है, इंक्रीज डोमेस्टिक कंजम्पशन, मतलब इंडिया के लोग जो है वो भी कंज्यूम कर रहे हैं, और इंडिया में का सबसे बेस्ट एडवांटेज क्या है कि आप लोग के जैसे जो यंगर पॉपुलेशन वो ज्यादा है, इसलिए ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि इंश्योर कर रहे हैं कि ग्रोथ इंडिया में डिकेड्स तक होता रहेगा। यानी आज से पहले जो 20 से 30 साल पहले जो सिचुएशन चाइना का था, आज वो इंडिया का है, इसीलिए लोग इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। The high growth sector have been identified which are likely to grow at a rapid pace world over. The recent initiatives of the government of India such as Make in India जो है गवर्नमेंट ने लॉन्च किया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, रोल आउट ऑफ फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज FTP 2050-20 is expected to help the economy in terms of export और import and trade balance बनाने में मदद करेगा, ठीक है। ओवरऑल एक्सपोर्ट इंपोर्ट में इफेक्ट डालेगा और ट्रेड बैलेंस जो है, यानी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बीच में बैलेंस बनाएगा, यानी कोशिश करेगा कि हमारा एक्सपोर्ट ज्यादा हो और इंपोर्ट कम हो, ठीक है। तो यहाँ पे जाके हमारा सेक्शन 1 कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे सेक्शन 1 हमारे कंप्लीट हो गया। तो अगला जो वीडियो होगा, इस वीडियो को यहाँ पे मैं खत्म करता हूँ। अब अगला जो सेक्शन 2 है वो सेकेंड वीडियो में, सेकेंड क्लास में मैं पढ़ाऊंगा। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो
प्लीज लाइक कर दीजिएगा अगर आपको सारा डाउट समझ में आ गया। अगर कोई डाउट है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जाके मेरे से पूछ लीजिएगा। और फिर से मैं रिपीट कर दूं कि ये जो अभी टॉपिक हुआ सेक्शन 1, इसलिए मैंने ज्यादा डिटेल में मैं नहीं गया क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बस अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए, एग्जाम में इससे कुछ नहीं आने वाला। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिएगा। और अब तक आपको पता चल गया होगा कि काफी मैं डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ। यहाँ पे पढ़ने के बाद आपको कोई कहीं और पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा और सारा सिलेबस यहाँ पे मिलेगा। कोई शॉर्ट वीडियोस नहीं कि 5 मिनट में ये पढ़ा दिया, 5 मिनट में वो पढ़ा दिया, नहीं, पूरा कोर्स मैं बुक से, जो कि एनसीईआरटी जो सीबीएसई का बुक है उसके थ्रू पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो आपका मार्क्स आएगा एग्जाम में, उस पर कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा और मन करे तो दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। फिर बाय, थैंक यू वेरी मच, बाय।